नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप। मैं हूं सीएम में दीक्षा राजपाल और आज इस वीडियो में हम हमारे स्टडी नोट 3 से रिलेटेड एक कंसेप्ट को देखने वाले हैं। कंसेप्ट नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है, एक ही क्वेश्चन है उसका हमारे स्टडी मेट में और इजी तो है मगर थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए, आज हम पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है पहले हम उसको समझते हैं, उसके बाद हम आगे उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे आगे मूव ऑन करेंगे हमारे क्वेश्चंस पे, वो एक अलग बात है। मगर उससे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। उसको समझ गए तो क्वेश्चंस आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। इतना इजी कंसेप्ट है ये पार्शियल डेरिवेटिव या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट, आज अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम क्या देख रहे हैं इस वीडियो में, स्टडी नोट 3 का पार्शियल डिफरेंशिएशन कंसेप्ट। ठीक है जी, पार्शियल डिफरेंशिएशन कंसेप्ट। इस पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में जरा आप दो बातें लिख लो, दो बातें लिख लो। इससे मिलने से पहले, एक बारी इसको पहचानने से पहले इसके बारे में कुछ लिख लो। पार्शियल डेरिवेटिव इज द डेरिवेटिव of a function with more than one variable। समझो इस बात को। अभी तक हमने जितने भी कॉस्ट फंक्शन देखे होंगे, डिमांड फंक्शन देखे होंगे, सप्लाई फंक्शन देखे होंगे, उनमें हमने एक ही वेरिएबल को जाना पहचाना, एक ही वेरिएबल को हमने सॉल्व किया। अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या कहता है कि यहां पे आपको मोर देन वन वेरिएबल मिलने वाले हैं, मोर देन वन वेरिएबल आपको मिलने वाले हैं। और इन एक से ज्यादा वेरिएबल्स को आप क्या करोगे जब आप कैलकुलेट करोगे, एक वेरिएबल को चूज करोगे, रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर दोगे। पार्शियल डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं और जब उसको हम कैलकुलेट करने निकलते हैं ना, तो एक वेरिएबल, सपोज दैट एक्स वाई जेड है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, एक्स को हमने पिक किया, उस एक्स को हम सॉल्व करेंगे और जो रेदर वाई एंड जेड अवेलेबल है उनको हम कांस्टेंट मान लेंगे। दैट मींस कांस्टेंट को जब हम डिफरेंशिएशन करने जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। जानते हैं ना, जो लास्ट क्लासेस में, लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टडी नोट 3 के प्रैक्टिकल्स में जो हमने चीजें जानी है उनसे हमें पता चल गया है कि कांस्टेंट वैल्यू को जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू आती है 0। आइए इस मोर देन वन वेरिएबल को आगे एक लाइन और लिख लीजिए। पार्शियल डेरिवेटिव इज द derivative of one of the partial derivative is the derivative of one of the variables, one of the variables holding the rest constant। ठीक है जी, एक वेरिएबल को हम होल्ड कर लेंगे और रेस्ट वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, ये चीज हम समझ गए। एक छोटी सी लाइन हमने पढ़ी कि एक से ज्यादा वेरिएबल हमें मिलने वाले हैं किसमें, पार्शियल डेरिवेटिव में, पार्शियल डिफरेंशिएशन में, और कैलकुलेशन के टाइम एक वेरिएबल को होल्ड कर लेंगे और बाकी जो भी रिमेनिंग वेरिएबल्स होंगे उनको हम कांस्टेंट मान के कैलकुलेट कर लेंगे। आइए एग्जाम्पल, f is a function
f is a function in x and y. f is a function in x and y are variables, then it will be expressed by function of x and y. यही आएगा ना, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे x एंड y, फंक्शन है हमारा किसका, x और y का, तो f x एंड y, इस तरीके से हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. सो द partial derivative of f with respect to x will be, कैसे लिखेंगे भाई इसको, पार्शियल डेरिवेटिव करना है. अब यहां पे ध्यान से देखना, पार्शियल डेरिवेटिव करना है फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, एक वेरिएबल लिया है, y को कर देंगे कांस्टेंट, x वेरिएबल को पिक करेंगे और इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करेंगे, जैसे हम किया करते थे ना, क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f रिस्पेक्ट टू x. तो जब हम इसको डिफरेंशिएशन नॉर्मल डेरिवेटिव हम कर रहे थे, तो इसको हम कैसे करते थे, df डिवाइडेड बाय dx, यही लिखते थे ना विद रिस्पेक्ट टू x में जब हम डिफरेंशिएशन करते थे. मगर इस पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, विल बी एक्सप्रेस्ड डेल f डिवाइडेड बाय डेल x. यहां पे df डिवाइडेड बाय dx नहीं लिखना है, यहां पे क्या लिखना है, डेल f डिवाइडेड बाय डेल x. सिंपल इज दैट. यहां पे df डिवाइडेड बाय dx की जगह क्या लिखेंगे, डेल f डिवाइडेड बाय डेल x. And keeping y is constant. ठीक है जी, कैलकुलेशन नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बातें हैं, एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है जो हमने जान लिया, पहचान लिया कि दो वेरिएबल्स के बीच के फंक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं. कैसे एक्सप्रेस करते हैं, विद इन द फॉर्म ऑफ डेल. डेल की हेल्प से हम यहां पे इसको सॉल्व करते हैं. आइए अब हम चलते हैं हमारे किस पे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे. इलस्ट्रेशन नंबर 38 ऑफ स्टडी नोट 3. ये हमारा किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, पार्शियल डेरिवेटिव पे बेस्ड है. और क्वेश्चन डायरेक्ट अब मैम आप सॉल्व कैसे करवा सकते हो, अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, उस कंसेप्ट, उस क्वेश्चन को पिक करते हैं और उससे आगे फर्दर कैलकुलेट करना सीखते हैं. ये रहा हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 38. इलस्ट्रेशन नंबर 38. चलिए आइए क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं. फाइंड वेदर द फॉलोइंग कॉमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्पिटिटिव. कॉम्पिटिटिव मीन्स सब्स्टिट्यूट्स, वेयर P1 P2 and X1 X2 are prices and quantities respectively of two commodities. दो commodities हैं X1 X2. कौन सी कितनी commodities हैं, X1 and X2. X1 का प्राइस होगा P1, X2 का प्राइस होगा P2. ठीक है, ये बात तो मतलब कोई भी बता सकता है, इजी है. अब इन दोनों कॉमोडिटीज, ये X1 और X2 को सॉल्व करना है और बताना है कि क्या ये दोनों गुड्स में कोई रिलेशनशिप बनता है, क्या ये रिलेटेड गुड्स हैं. अगर हैं तो
किस टाइप का रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री है या सब्स्टिट्यूट है। ठीक है जी, इन दोनों के कमोडिटीज के बीच में हमें रिलेशनशिप बैठाना है और पता लगाना है कि क्या ये दोनों कमोडिटीज के बीच में कोई रिलेशन है। आइए इसका एक पॉइंट्स में इसमें क्वेश्चंस गिवन हैं, फर्स्ट पॉइंट को पिक करते हैं और कैलकुलेट करना सीखते हैं। अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, अभी हम सीखेंगे, उसके बाद जो फर्दर 5 पॉइंट्स बचेंगे ना वो आप खुद करेंगे, इतना इजी हो जाएगा। तो आइए पहले हम चलते हैं अपने पॉइंट्स को लिख के आगे फर्दर कैलकुलेट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 38 पॉइंट नंबर 1, x1 है x2 है। x1 का प्राइस क्या बोलता है, x1 इज इक्वल टू P1 माइनस 1.7 P2 0.8। अभी बताते हैं ये भी क्या है। x2 इज इक्वल टू P1 की पावर 0.5 एंड माइनस 2। .5 है ना, 0.5। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को आप समझिए। आपको वो टाइम याद है जब हमने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा प्राइस के चेंज होने से। क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा प्राइस के चेंज होने से, यही तो पढ़ते थे ना। हम लेते हैं फर्स्ट कमोडिटी, और फर्स्ट कमोडिटी में x1 का प्राइस क्या होगा, ये वाला होगा ना, x1 का प्राइस P1। आइए फर्स्टली वी कैलकुलेट, ये अभी हम एक कंसेप्ट ही लगा लो, एक कंसेप्ट ही है ये। फर्स्टली वी से दैट क्वांटिटी x1 affect by its own price, calculate elasticity of demand। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। क्या कह रहा है, मैंने क्या बोला इस पॉइंट के अंदर, x1 इफेक्ट हो रहा है अपने खुद के प्राइस से, दैट मीन्स किससे, P1 से। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कैलकुलेट कर सकते हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। EP इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दैट इज x1 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ओन प्राइस ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बहुत इजी है, इससे हमने क्या निकाल लिया, प्राइस इलास्टिसिटी। जब वो अपने ऑन प्राइस से अफेक्ट हो रही है क्वांटिटी, तब क्या निकालेंगे हम, प्राइस इलास्टिसिटी। मगर यहां पर हमको क्या गिवन है, दो प्राइजेस। हमें यहां पे क्या गिवन है, हमें गिवन है यहां पे दो प्राइजेस। x1 की क्वांटिटी दे रखी है, इसका अपना खुद का प्राइस दे रखा है, और एक P2 भी दे रखा है।
अब ये P2 जो प्राइस है वो किसका है? ये P2 प्राइस है X2 का। ये P2 प्राइस किसका है? X2 का। अब ये X2 क्या है? ये कॉमोडिटी एक वन कॉमोडिटी है, फर्स्ट कॉमोडिटी। ये क्या है? ये है एक सेकंड कॉमोडिटी। ठीक है जी। और ये जो प्राइस है ना, ये वाला प्राइस, ये प्राइस है X2 का। अब हमें इससे ये पता चल जाएगा कि इस प्राइस से ये वाला P2 वाला प्राइस इस X1 वाली कॉमोडिटी पे कितना इफेक्ट डाल रहा है, इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पढ़ा था ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कंसेप्ट में, तीन तरीके की कॉमोडिटी, तीन तरीके की हमने इलास्टिसिटी पढ़ी थी। एक तो प्राइस की, अपने प्राइस का इफेक्ट क्या पड़ेगा, एक पढ़ी थी इनकम इलास्टिसिटी और एक पढ़ी थी क्रॉस इलास्टिसिटी, जब रिलेटेड गुड का प्राइस इफेक्ट डालता है अपनी कॉमोडिटी पे। और यहां पे हमें क्या निकालना है? अब हमें क्रॉस इलास्टिसिटी के थ्रू निकालना होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? पार्शियल डेरिवेटिव। निकालिए भाई। इफ X1 effect by price of related good, that is P2, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू percentage change in X1 divided by percentage change in P2। ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी। इस केस में हम ये बोल सकते हैं। और इस केस में जब इसको हम कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, इस वाले पॉइंट को, तब यहां पे क्या होगा? हेयर P1 का क्या होगा भाई? जो P1 है, P1 इज कांस्टेंट। हमने कहा था ना, एक वेरिएबल को होल्ड करेंगे और जो रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स होंगे उनको हम कांस्टेंट मान लेंगे। अब ये जो हम पार्शियल डेरिवेटिव करने जाएंगे ना, इसका, इस वाले का, इस X1 वाले पॉइंट का, तो इसमें हम क्या करेंगे? P1 को तो हम कांस्टेंट मान लेंगे और P2 को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है जी। आइए अब एक बारी करके देखते हैं क्या हमें समझ में आया है, इस चीज को हम क्या समझ पाए हैं, इस चीज को क्या आप समझ पाए हो? ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों आई है? अब मैं आपको डायरेक्ट बोल देती कि बेटा यहां पे X1 की क्वांटिटी है और X2 के प्राइस से आपको रिलेशन बताना है, इफेक्ट कितना पड़ रहा है बताना है, तो इतना इजीली नहीं था वो। उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती कि ये क्या हो रहा है, X को P2 से क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएट, क्या रीजंस हो सकते हैं क्या। अब इसी तरीके से यहां पे X2 की क्वांटिटी है, तो इस पे किस प्राइस का इफेक्ट देखेंगे? इस पे हम इफेक्ट देखेंगे हमारे P1 वाले प्राइस का, यानी कि इस गुड का, है ना, इस गुड का ही देखेंगे ना। इधर भी लिख लो। थर्ड सिचुएशन लिख लो। X2 affect by price of related good, that is P1।
तो इसमें हम इलास्टिसिटी क्या निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन x2 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन P1, क्रॉस इलास्टिसिटी निकल जाएगी। दैट मीन्स डेल x2 डिवाइडेड बाय डेल P1। इसी तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे ना, पार्शियल डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, डेल का यूज करते हैं, dx डिवाइडेड बाय dp नहीं लिखेंगे, डेल x डिवाइडेड बाय डेल p लिखेंगे। सिंपल इज दैट। और P2 को यहां पे क्या कर लेंगे, इस सिचुएशन में कांस्टेंट मान लेंगे। बिल्कुल। अब बेटा हमने इसको पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियली डिफरेंशिएशन करना सीख लिया, समझ लिया। अब बात आती है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉमोडिटीज, ये जो कॉमोडिटीज हैं, ये जो कॉमोडिटीज हैं, ये बताओ कॉम्प्लीमेंट्री हैं या सब्स्टिट्यूट्स हैं। हमने डेरिवेटिव तो निकाल दिया, हमने डिफरेंशिएशन तो कर दिया, अब हम ये कैसे पता लगाएं कि जो गिवन कॉमोडिटीज, जो x2 x1 की कॉमोडिटीज दे रखी हैं हमको पॉइंट में, वो कॉमोडिटी, ये x1 और x2 के बीच में क्या रिलेशनशिप हैगा, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, क्या ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अब इस चीज को भी जानते हैं, आइए। हमने कैलकुलेट किया क्या, हमने कैलकुलेट किया क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है जी, हमने कैलकुलेट कर ली, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गई कैसे हमने करना था। अब ना x1 एंड x2 की कॉमोडिटी होगी अलग अलग, हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू, बोथ दोनों की वैल्यू हमारी आती है पॉजिटिव या फिर ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव ही हुई, तो उन कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, x1 एंड x2 के बीच में जो रिलेशनशिप बना वो किस टाइप के गुड्स का बना, वो बना सब्स्टिट्यूट गुड्स का, वो बना सब्स्टिट्यूट गुड्स। किस चीज का रिलेशन बना, वो बना सब्स्टिट्यूट गुड्स का। और वहीं x1 एंड x2 बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव या फिर लेस देन जीरो, तब कौन सा टाइप के गुड्स हुए, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है जी, तब क्या हुआ हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये है हमारा पार्शियली डेरिवेटिव का पूरा कंसेप्ट। अभी हम प्रैक्टिकली भी सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में समझ में आ गया। अगर दोनों का रिलेशन पॉजिटिव आ रहा है तो है सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर नेगेटिव आ रही हैं दोनों की वैल्यूज तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब मैम आपने पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात तो बता दी, अगर x1 की वैल्यू पॉजिटिव आई और x2 की वैल्यू नेगेटिव आई तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा बेटा, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं होगा। अगर एक जा रहा है पूरब, एक जा रहा है पश्चिम, एक जा रहा है, दो ही तो हैं, तो एक पश्चिम एक पूरब, जब अलग अलग रास्ते तो बेटा कोई रिश्ता नहीं है आपका, साथ चलोगे तो रिलेशन बनेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन सॉल्व करके देख ले। आइए क्वेश्चन पे ही चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 फिर से लिखते हैं, x1 इज इक्वल टू P1। मैं अपनी बुक ही खोल लेती हूँ।
x1 कहता है p1 माइनस 1.7, p2 0.8, ठीक है। और x2 पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी p1 0.5, p2 माइनस 2, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करना हम करते हैं स्टार्ट बाय दी पार्शियली डेरिवेटिव मेथड्स। पार्शियल डेरिवेटिव कुछ नहीं है, एक को कांस्टेंट रखना है और सेकंड वाले में हमने क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट कर देना है। आइए करते हैं। डिफरेंशिएट x1 विद रिस्पेक्ट टू x1 का रिलेशन बताना है अदर कॉमोडिटी से, तो प्राइस कौन सा लेंगे, अदर कॉमोडिटी का। विद रिस्पेक्ट टू P2, विद रिस्पेक्ट टू P2। आइए जी, क्या लिखेंगे यहां पे, डेल x1 डिवाइडेड बाय डेल P2 इज इक्वल टू P1 को ले लो कांस्टेंट, P1 माइनस 1.7 और इसको आप डिफरेंशिएट कर लो, P2 को आप डिफरेंशिएट कर लो, या फिर आप इसको लिख सकते हो डेल P2 0.8। करिए जी इसको, माइनस 1.7 0.8 P2 0.8 माइनस 1, यही करते हैं ना डिफरेंशिएशन में। तो इंटीग्रेशन में तो एक ऐड करते हैं और इसमें से 1 लेस करते हैं। तो वैल्यू लेके आइए भाई, P1 माइनस 1.7 0.8 P2 माइनस 0.2 लिख दूं और इसको प्रॉपर सॉल्व कर दें। इनको अगर हम नीचे की तरफ लिख दे तो ये वैल्यूज हो जाएंगी क्या, पॉजिटिव में, 1.7 P2 0.2। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डेल x1 डिवाइडेड बाय डेल P2 इज पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप सेकेंड वाली कॉमोडिटी की भी वैल्यू निकालो। डिफरेंशिएट x2 विद रिस्पेक्ट टू P1, रिलेटेड गुड के प्राइस से तो इफेक्ट निकालेंगे। निकालिए भाई, इफेक्ट करिए। डेल x2 डिवाइडेड बाय डेल P1 क्या था, पहले वैल्यू लिख लो यहां पे, ठीक है। चलिए आइए इसको हम कर लेते हैं डिफरेंशिएट, P1 0.5 P2 माइनस 2, 0.5 P1 0.5 माइनस 1 P2 को एज इट इज ले लो, P2 को एज इट इज ले लो। 0.5 P1 0.5 माइनस का P2 माइनस 2, या फिर इस वैल्यू को लिख सकते हैं 0.5 डिवाइडेड बाय P1 0.5 P2 की पावर 2। सो इसकी भी वैल्यू आती है, x2 की वैल्यू भी आती है हमारी पॉजिटिव। सो x1 एंड x2 आर पॉजिटिव वैल्यू में क्या होता है, सप्लीमेंट्री गुड्स, सॉरी सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है जी, इस चीज को समझ गए। x1 एंड x2 आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। हमने फर्स्ट पॉइंट को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट। x1 इज इक्वल टू 4x की पावर 3 डिवाइडेड बाय P1 2 P2, x2 की कुछ वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं। x1
इज इक्वल टू 4x³ डिवाइडेड बाय P1 2 P2, x2 16 P1 P2। ठीक है जी। अब पहले आपको डिफरेंशिएट करना है। अब हम हाफ हाफ स्क्रीन को लेके, हाफ हाफ शीट पे लेके सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, अब हमें कंसेप्ट बहुत अच्छे से आ गया है, अब हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएट fx1 विद रिस्पेक्ट टू P2 करिए जी। इसको आप लोग सॉल्व करिए। इसको हम पहले तो इस तरीके से लिख सकते हैं, x P1 माइनस 2 P2 माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ 1 रही होगी ना, तो उसको माइनस में लिख लिया। ठीक है जी। अब नाउ किसके रिलेशन में करना है? P2 में। कैलकुलेटेड, डिफरेंशिएट करिए, मल्टीप्लाई बाय -1 P1 माइनस 2, सॉरी पहले P2 को करिए, P2 -1 -2 डायरेक्ट लिख दिया है, P1 माइनस 2। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज -4, इनको अपॉन में ले जाओ, P2 की पावर 2 P1 की पावर 2। तो ये वैल्यू क्या आई हमारी? नेगेटिव वैल्यू आई। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वांटिटी, नेक्स्ट गुड, सॉरी, आइए डिफरेंशिएट x2 विद रिस्पेक्ट टू P1 कैलकुलेटेड। करिए भाई, इसको सॉल्व कीजिए। 16 लिख सकते हैं, P1 माइनस 1 P2 माइनस 2, डिफरेंशिएटेड 16 माइनस 1 P1 माइनस 2 P2 माइनस 2। कैलकुलेट करना आ रहा है ना, -16 डिवाइडेड बाय P1 की पावर 2 P2 की पावर 2। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज नेगेटिव है। जब दोनों x1 और x2 की वैल्यू नेगेटिव होगी, सो द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सिंपल इज दैट। नॉर्मल आपको जो भी आप प्राइस पिक कर रहे हैं, फर्स्ट क्वांटिटी के लिए सेकंड प्राइस रहेगा और सेकंड क्वांटिटी के लिए फर्स्ट प्राइस रहेगा। क्यों? क्योंकि हम यहां पे रिलेटेड गुड के प्राइस का इफेक्ट निकाल रहे हैं। सिंपल है ना, रिलेटेड गुड के प्राइस का इफेक्ट अपनी क्वांटिटी पे क्या पड़ रहा है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पे हम क्या लेंगे, जब हम x1 की क्वांटिटी लेंगे तो लेंगे हम P2 का प्राइस, यानी कि सेकेंड क्वांटिटी के प्राइस का इफेक्ट देखेंगे हमारी x1 की क्वांटिटी पे। बहुत ही सिंपल है। तो आगे बढ़िए, फिर चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 पे। प्राइस लिखिए, x1 इज इक्वल टू P1 माइनस 8 P2 1.2, x2 P1 0.2 P2 0.6। आई थिंक इस क्वेश्चन में ना जो
ये वाली P1 वाली जो वैल्यू है ना, ये दे रखी है -8, बट जो बाद में हमारी बुक में आप देखोगे जो सॉल्व कर रखा है ना, वो कर रखा है P1 -0.8। तो आप इस क्वेश्चन में ही पहले ही आप लोग इसको क्या करो, करेक्ट कर लो। यहां पे कर लो -0.3, ओ सॉरी 0.8। यहां पे क्या लिख लो आप, P1 की पावर -0.8, और उससे फिर फर्दर हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंशिएट x1 विद रिस्पेक्ट टू P1, नो P2। चलिए आइए, डेल x1 डिवाइडेड बाय डेल P2। हमने ये नहीं लिखा क्या पिछले में? अच्छा, हमने यहाँ पे डेल की वैल्यू नहीं डाली है, आप लोग लिख लेना। इज इक्वल टू P एज इट इज P1 0 माइनस 0.8। इसको अगर आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2 P2 की पावर 0.2 हो गई ना। 1.2 में से माइनस किया 1 तो वैल्यू आ गई 0.2। बिल्कुल, इसको हम लिख सकते हैं 1.2 P2 की पावर 0.2 डिवाइडेड बाय P1 की पावर 0.8। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वांटिटी, नेक्स्ट कमोडिटी। Differentiate x2 with respect to P1. Del x2 divided by del P1। कैलकुलेट कीजिए 0.2 P1 माइनस 0.8 P2 0.6। सो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आती है, 0.2 P2 की पावर 0.6 डिवाइडेड बाय P1 की पावर 0.8। ठीक है जी, वैल्यू क्या आ गई अब हमारे पास फिर से, पॉजिटिव। सो बोथ गुड्स आर substitute goods. Simple is that, substitute goods. Now moving to the next point number 4। x1 is equal to P1 minus 1.1 P2 की पावर 0.3। Now x2 is equal to P1 0.2 P2 0.6। ठीक है जी, नाउ कैलकुलेट विद डिफरेंशिएट x1 विद रिस्पेक्ट टू P2। कैलकुलेट इट, डेल x1 डेल P2। P1 को आप एज इट इज लिख सकते हैं -1.1, 0.3 इसको डिफरेंशिएट कीजिए P2 को, 0.3 P2 -0.7। So the value is 0.3 divided by P1 1.1 P2 0.7। So the value of x1 is positive. Now x2, differentiate x2 with respect to P1, del x2 del P1, 0.2 P minus 0.8 P2 0.6। The value is 0.2 P2 0.6 divided by P1 0.8। The value is positive।
The value is positive. So both of goods are substitute goods. ठीक है जी, both of them are substitute goods. Easy. Now moving to the next point, the point number 5. x1 1 minus 2p1 plus p2 x2 is equal to 5 minus 2p1 minus 3p2. कैलकुलेट कीजिए. डिफ्रेंशिएट x1 विद रिस्पेक्ट टू p2. डेल x1 डिवाइडेड बाय डेल p2. अब देखो बेटा, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है. अगर हम ये चीज कांस्टेंट रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 0 प्लस यहां पे क्या वैल्यू रही होगी, 1. 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 0 की पावर 1 मल्टीप्लाइड 1. सो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1. डेल x1 डिवाइडेड बाय डेल p2 की वैल्यू क्या आती है, 1. दैट मीन्स पॉजिटिव. नाउ मूविंग टू द x2. Moving to the x2, differentiate x2 with respect to p1. Calculate that. Del x2 divided by del p1. अब आप del p1 पे क्या देख रहे हैं, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, p1 की पावर है 1 और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 से. 5 का हो गया 0, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और p1 की पावर 1 -1 में से हो गई 0, -0. p2 को भी आप कांस्टेंट मान लेंगे. तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास में, 1 - 1 0, 0 इज 1. ठीक है, तो वैल्यू है हमारे पास -2. डेल x2 डिवाइडेड बाय डेल p1 की वैल्यू आती है -2. अब इस केस में हमें क्या पता चलता है कि एक की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, एक की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव और एक की वैल्यू आ रही है नेगेटिव. सो यहां पे क्या हम बोलेंगे, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम. देयर इज नो एनी रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2. ठीक है जी, कोई भी रिलेशन नहीं है x1 एंड x2 के अंदर. नाउ मूविंग टू द लास्ट 6th पॉइंट. लास्ट, x1 इज इक्वल टू p2 0.6 डिवाइडेड बाय p1 1.5. राइट, वेरी गुड. x2 p1 0.1, p2 0.1. Calculated. Differentiate x1 with respect to p2. पहले क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल टू p2 0.6 p1 -1.5. ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, बाद में देखते हैं, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं पर कोई नहीं. डेल x1 डिवाइडेड बाय डेल p2 0.6 p2 -0.4 p1 -1.5. द वैल्यू इज 0.6. 0.6 divided by p2 0.4 p1 1.5. So the value of this is positive. ठीक है. Now moving to second commodity. Differentiate x2 with respect to p1 2 1. Del x2 divided by del p1 is equal to, del p1 की वैल्यू दे रखी है हमको यहाँ पे क्या, 0.1. तो यहाँ लिख लो 0.1 p की पावर p1 की पावर
0.1 माइनस 1 0.9 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाय P2 की पावर 0.1। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय P2 की पावर 0.1 P1 की पावर 0.9। दिस वैल्यू इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो x1 x2 substitute goods। द क्वेश्चन इज ओवर। हमने 6 के 6 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं विद फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, इस कंसेप्ट को आप समझ पाए हो, मेरी यही एक उम्मीद है। अभी फिलहाल यही करूंगी कि पढ़ते रहो, पढ़ने के अलावा कोई भी और रास्ता नहीं है। चलिए फिर गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।